Hello student, today we will discuss about class 8 chapter 1 in history world during modern age. Let's start. The history of India is divided into ancient, medieval and modern period. भारत का जो इतिहास था इसको तीन भागों में विभाजित किया गया था, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल। ये इसलिए विभाजित किया गया था, ये दिखाने के लिए इसको डिवाइड किया गया था कि समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति और पर्यावरण की संस्कृति अन्य अवधियों की तुलना में बहुत अलग है, एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। हमारे इतिहास में मध्ययुगीन काल और आधुनिक काल के बीच एक बहुत अधिक बुनियादी अंतर डिफरेंस पाया जाता है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि आधुनिक समय में बदलाव पहले की तुलना में तेजी से और अधिक दूरगामी हुए हैं। यानी कि पहले जो चेंजेस आए थे वो चेंजेस तो आए थे, बट जो मॉडर्न में आए हैं चेंजेस उसके अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा एंशिएंट और मिडाइवल पीरियड के बारे में। इस बार हम जो पढ़ेंगे क्लास 8th में वो हम भारत के मॉडर्न पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, विच कवर्स द पीरियड बिटवीन 1707 एंड 1947 AD. The modern period first started in the 15th and 16th century in Europe. It started later in India around the 18th and 19th century. And next is sources of modern history. आधुनिक इतिहास के स्रोत। आधुनिक काल की इंफॉर्मेशन के एविडेंट सोर्सेस को दो पार्ट्स में, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट प्राइमरी सोर्सेस यानी कि प्राथमिक स्रोत एंड सेकेंडरी सोर्सेस मीन्स माध्यमिक स्रोत। प्राथमिक स्रोत में जो इंक्लूड थे वो हमारे थे सरकारी रिपोर्ट, अभिलेख जैसे कि साहित्यिक स्रोत, किताबें और पेंटिंग, और साहित्यिक तथा कलात्मक सबूत और स्मारक और कलाकृतियाँ जैसे पुरातात्विक अवशेष शामिल थे। ये हमारे सभी शामिल थे प्राइमरी सोर्सेस में। इतिहासकार जो थे हिस्टोरियन, इन प्राथमिक सोर्सेस का अध्ययन करने के बाद में इन क्या कहते थे, इसको माध्यमिक स्रोत कहते थे। यानी कि पहले वो इनकी स्टडी कर लेते हैं, आफ्टर दैट दे से secondary sources. These are available to us as report, review, articles and books. अब इसमें प्रिंटेड बुक्स आते हैं एंड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स। प्रिंटेड बुक्स देखिए, इसी मॉडर्न पीरियड के दौरान में प्रिंटिंग प्रेस का भी इन्वेंशन हुआ था। प्रिंटिंग प्रेस के आने से हमारी बुक्स बहुत संख्या में प्रिंट हुई थी। इससे क्या हुआ था, हमें अचीवमेंट्स मिली थी मेडिसिन के एरिया में, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्ट, लिटरेचर, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, म्यूज़िक, डांस, ड्रामा एंड सो ऑन। इन सभी एरिया में हमें क्या मिला था, बुक्स प्रिंटेड प्रेस के आ जाने से हमें प्रोग्रेस मिली थी। नेक्स्ट है गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, सरकारी दस्तावेज। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। भारत एक बहुत विशाल देश है, इसलिए देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न शक्तियों ने अपने क्या किया, अपना डिफरेंट रोल उन्होंने वहाँ पर किया। इन सभी शासकों और शक्तियों ने एक दूसरे के साथ दस्तावेजों का अध्ययन प्रदान किया। इन सरकारी दस्तावेजों से हम आसानी से जान सकते थे, इंफॉर्मेशन ले सकते थे विभिन्न शक्तियों ने या जो रूलर्स थे उन्होंने किस तरीके से एक दूसरे के साथ उन्होंने युद्ध किया और कैसे उन्होंने सक्सेस प्राप्त की। इन सभी की जानकारी जो हमें मिलती थी वो इन्हीं गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से प्राप्त होती थी। नेक्स्ट इज एन ओवरव्यू ऑफ द 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी में आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत हुई थी। 18वीं शताब्दी में भारत में इतिहास की शुरुआत हुई थी क्योंकि आधुनिक समय की विशेषताओं में कई परिवर्तन इस पीरियड के दौरान होने के लिए कहे जा सकते हैं। ये परिवर्तन पहली बार दुनिया के अन्य हिस्सों में शुरू हुए और हमारी शर्तों के अधीन आए, जो हमारे पसंद के नहीं थे क्योंकि हमारा देश विदेशी प्रभुत्व के तहत चला गया था।
हालांकि हमारे देश में लोगों का जीवन इन परिवर्तनों से गहरा प्रभावित हुआ है। आधुनिक युग की कुछ विशेषताएं जैसे कि औद्योगिकरण, प्रौद्योगिकी में महान प्रगति, शहरों का विकास और राष्ट्रों के बीच अधिक से अधिक सहभागिता की शुरुआत 18वीं शताब्दी ईस्वी सन में ही हुई थी। औद्योगिकरण प्रौद्योगिकी में महान प्रगति, शहरों का विकास और राष्ट्रों के बीच अधिक से अधिक सहभागिता की शुरुआत 18वीं शताब्दी ईस्वी सन में माना जाता है। 18वीं शताब्दी में ईस्वी में भारत का एक अराजक राजनीतिक राज्य में था मुगल साम्राज्य, जिसने कई शताब्दियों तक देश को एक साथ रखा और कमजोर हो गया था। देश छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में टूट रहा था जो लगातार एक दूसरे से लड़ते थे। अंत में क्या हुआ था? अंत में अंग्रेजों द्वारा भारत को औपनिवेशीकरण किया गया। इसलिए यूरोप में हुई आर्थिक और राजनीतिक प्रगति भारत में बहुत बाद में हुई थी। यानी कि जो पहले हुई थी वो प्रगति, वो आर्थिक और राजनीतिक रूप से वो यूरोप में हुई थी और यूरोप में होने के बाद में हमारे भारत में हुई थी। इससे पहले कि हम इस पीरियड के दौरान भारत की गिरावट क्यों हुई थी, वो इतना उसमें आर्थिक और जो राजनीतिक गिरावट हुई थी वो क्यों हुई थी और उसने किस तरीके से दोबारा से सक्सेस प्राप्त की, तो इस सभी की जानकारी अब हम बताएंगे। Renaissance and its effect on the people of Europe. Renaissance literally means rebirth or revival of learning which began in Europe. पुनः जागरण का शाब्दिक अर्थ है पुनर्जन्म या शिक्षा का पुनर्थन, जो कि यूरोप में हुआ था। यह ग्रीक और रोमन शिक्षा के पुनरुद्धार के लिए था। पुनः जागरण इटली में शुरू हुआ और यूरोप के सभी हिस्सों में फैल गया। इसने लोगों को अपने लिए सोचने, तर्क करने और चुनौती देने के लिए उन्होंने से प्रेरित किया। उन्होंने रीति रिवाजों, परंपराओं और संस्थानों की स्थापना की और उन्हें लगता था कि ये उनके लिए क्या है, हार्मफुल है। पुनर्नर्वणी के माध्यम से विकसित वैज्ञानिक तापमान ने नए आविष्कार किए, नई नई भूमि की इन्होंने खोज का भी नेतृत्व किया था। This movement also made the people conscious of the rights of every individual and gave them the confidence to raise their voice against the corrupt practice and autocratic authority of the medieval church. इस आंदोलन ने क्या कहता है? इस आंदोलन ने लोगों को हर व्यक्ति के अधिकारों के प्रति जागरूक किया, उन्हें क्या क्या अधिकार हैं उसके बारे में बताया और उन्हें मध्ययुगीन चर्चा की भ्रष्ट प्रथाओं और निरंकुश सत्ता के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करने पर भी उन्होंने भरोसा दिया। चर्च के खिलाफ इस आंदोलन को प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। इसको प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट भी कहते हैं। इस अवधि में व्यापार और वाणिज्य में लगातार वृद्धि दिखाई दी थी, उसमें कंटिन्यू ग्रोथ हो रही थी। हमारे जो ट्रेड और कॉमर्स थे, विच हेल्प्ड द इमरजेंस ऑफ न्यू टाउन्स एंड सिटीज़। और क्या हुआ था, इसमें लगातार वृद्धि होने से क्या, जिसमें नए शहर और नए शहरों का उदय हुआ, नए नए शहर बने, लाइक मिलान, फ्लोरेंस, रोम, वेनिस, लंदन, पेरिस एटसेट्रा। ये सभी हमारे न्यू सिटीज़ बने थे जब हमारे ट्रेड और कॉमर्स में ग्रोथ हो रही थी। समुद्र के मार्गों को जोड़ने वाले तटीय क्षेत्रों पर या भूमि मार्गों के दोनों किनारों पर की गई थी, जो व्यापार के लिए उपयोग किए जाते थे। समृद्ध व्यापारी वर्ग फलती फूलती व्यापार के मद्देनजर हमें उभरे हुए नजर आ रहे थे। ये वर्ग ना तो उच्च कुलीन वर्ग था और ना ही ये उत्पादक वर्ग था, ये मध्यम वर्ग बन गया था। और बाद में डॉक्टरों, वकील, शिक्षकों और अन्य पेशेवर लोगों द्वारा इसमें शामिल हो गया। अपने निपटान में धन और ज्ञान में वृद्धि के साथ मध्यम वर्ग समाज का सबसे प्रभावशाली वर्ग बन गया था। इसने मजबूत शासकों का समर्थन किया और उनके द्वारा संरक्षित किया गया। सामंती की बात की जा रही है। सामंती नियंत्रण से मुक्त नए राज्यों का गठन किया गया। नए स्कूल और कॉलेज खोले गए जिनसे सीखने और शिक्षा का माहौल तैयार हुआ।
मध्यकाल में सभी और अन्य भी विकास हुए थे और आधुनिक काल की नींव रखने के लिए उसको धीरे धीरे और आगे बढ़ाने के लिए इस नए युग की शुरुआत की गई। इसके बाद पहले अमेरिका में और फिर फ्रांस में और बाद में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के माध्यम से लोकतांत्रिक संस्थाओं का जन्म हुआ। औद्योगिक क्रांति वास्को डी गामा जब 1498 में समुद्र के रास्ते भारत में पहुंचे थे तो वहां भी शुरू हो गया। नेक्स्ट है द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। इन द मिडाइवल पीरियड, मध्यकालीन युग में पीपल अडॉप्ट द डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, लोगों ने उत्पादन की घरेलू प्रणाली को अपनाया। क्राफ्टमैन एंड आर्टिसंस प्रोड्यूस्ड एवरीथिंग बाय हैंड इन देयर ओन होम्स, कारीगरों ने अपने घरों में हाथ से सब कुछ बनाया। Every village had its own carpenter, potter, weaver, blacksmith, etc. to fulfill the needs of the people. The village economic was thus self-sufficient. The people did not have to depend on the outside market and used whatever was produced in the विलेज। लोगों की जो नीड थी, लोगों की नीड को पूरा करने के लिए हर गांव का अपना जो कारपेंटर था, कुम्हार था, जुलाहा था, लोहार था, ये सभी थे जो अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए काम करते थे। लोगों को बाहर के बाज़ारों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था क्योंकि वो हैंडमेड वर्क ही अपने घर में करते थे और उनका यूज़ भी करते थे। गांव में जो कुछ भी पैदा होता था उनका इस्तेमाल भी करते थे, लेकिन शिल्पकारों की मांग और बढ़ने के कारण ये सामान स्थानीय सामानों से लोगों की ज़रूरत को पूरा नहीं कर सके थे। उत्पादन बढ़ाने के लिए अब गांव में उपलब्ध कच्चा माल पर्याप्त नहीं था, इसलिए उत्पादन का एक नया तरीका अपनाया गया जिसे कारखाना प्रणाली के रूप में जाना जाता है। इसलिए उत्पादन का एक नया तरीका अपनाया गया था जिससे कि कारखाना जो है वो चल सके। अमीर लोगों ने कारखाने की स्थापना की, बड़ी मात्रा में कच्चे माल को खरीदने के लिए अपने पैसे का निवेश किया और नए आविष्कार किए गए। मशीनों की मदद से काम करने के लिए श्रमिकों और कारीगरों को काम दिया गया। घरेलू तरीके से कारखाना प्रणाली और प्रतिस्थापित किया गया था। कम मात्रा में हाथ से उत्पादित सामान जल्दी ही मशीन द्वारा निर्मित सामानों से आगे निकल गए थे, क्योंकि पहले जो लोग थे वो किससे करते थे, वो अपने हाथों से हैंडमेड वर्क करते थे। लेकिन बाद में जब फैक्ट्री सिस्टम आ गई तब क्या किया, जो हाथों से वो काम करते थे वो कौन करने लगी थी, फैक्ट्री करने लगी थी। तो इस तरीके से क्या हुआ था, इस तरीके से इम्प्रूवमेंट हुआ था, इस तरीके से चेंजिंग आई थी।